खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज के प्रोग्राम का मौजू औरतों का दिन और आज की खवातीन। हर साल 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन के तौर पर मनाया जाता है। आलमी यौम खवातीन सबसे पहले 28 फरवरी को 1919 में अमेरिका में मनाया गया। खवातीन के मफादात के तई लोगों में बेदार करने और खवातीन के हुकूक की लड़ाई की तारीख तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस दिन का मकसद खास तौर से खवातीन की अहमियत से आगाह करना और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दामात करने के लिए तरग़ीब देना है। अब जबकि पूरी दुनिया 8 मार्च को यौम खवातीन के तौर पर मना रही है, तो सवाल उठता है कि क्या खवातीन की अहमियत, इज्जत और उनके हुकूक के लिए सिर्फ एक ही दिन मुख्तस करना ही काफ़ी है? साल के बाकी 364 दिनों का क्या? सवाल ये भी अपनी जगह कायम ही है कि क्या 21वीं सदी में खवातीन को लेकर समाज के नजरिए में तब्दीली आई भी है कि नहीं? खवातीन की खुद मुख्तारी, मुख्तलिफ शोबों में उनकी हिस्सेदारी, तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और माकूल मवाक़े आज भी काबिल बहस हैं। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस रंग को ही फीका करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में दो खास शख्सियात भी हैं हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में। आतिशी साहिबा जो कि रुकन असम्बली हैं और एजुकेशन रिफॉर्मर भी हैं, आप कालका जी से मुंतखब की गई हैं रुकन असम्बली। और साथ ही साथ एक और ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, किरण वालिया साहिबा जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। आप भी 3 मरतबा एक असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। वो असेंबली हल्का मालवीय नगर कहलाता है। 1999 से आप यहाँ चुनी गई, फिर 2003 में आप यहाँ से चुनी गई, फिर 2008 में भी आप यहाँ से चुनी गई। तो 2 शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले आतिशी साहिबा आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है कि आपको खवातीन को लेकर 70 साल आज़ादी को हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि खवातीन को लेकर जो नज़रिया है सोसाइटी का वो तब्दील हुआ है? देखिए, महिलाओं को लेके जो नजरिया है वो 70 साल में तब्दील तो हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि और आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप देखिए, लेकिन बदलाव नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। आज लड़कियां स्कूल जाती हैं, आज लड़कियां कॉलेज जाती हैं, आज लड़कियां नौकरी करती हैं, आज लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो शायद 70 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बहुत सारे मसलों को लेके महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ी तो जरूर है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या और आगे जाने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल आगे जाने की जरूरत है। आज हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोई भी महिला अपने घर से बाहर कदम रखने से पहले 2 बारी सोचती है। कोई भी महिला अंधेरा होने के बाद, चाहे वो 8 साल की लड़की हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहती है। हमारे घर की कोई भी लड़की अगर आने में देर हो जाती है अंधेरे के बाद, हम 10-10 बार कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। तो अगर हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो महिलाएं फिर कैसे आगे बढ़ेंगी? वो कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे कॉलेज जाएंगी, कैसे बेबाकी से नौकरियां करेंगी और अपने पैरों पे खड़ी होंगी? तो मुझे लगता है कि जब तक महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है, तब तक वो जो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चलने की बात है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, काफी अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि इस सवाल पर हमेशा बहस की जाती रही कि खवातीन आखिर महफूज क्यों नहीं है अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में, और इसको लेकर बड़ी बड़ी बहसें भी की जाती रही और सरकार से भी सवाल किया जाता रहा, लेकिन कोई इसका खातिर खा नतीजा निकलकर सामने नहीं आता। इसी सवाल को लेकर किरण वालिया जी आपके पास मैं आऊंगी। क्या लगता नहीं है आपको कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कराया जा सकता घर की बेटियों को, जब ऐसे दौर में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन खवातीन की सिक्योरिटी का और तहफ़्फ़ुज़ का जब मसला आता है तो निल रहते हैं? आखिर क्यों? आखिर क्या वजूहात आप देखती हैं इसके पीछे? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ काम है जो सरकारें नहीं कर सकती, कुछ काम है जो सरकारें कर सकती हैं। जैसे बिजली का इंतज़ाम, जैसे कि उनकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पुलिस का क्या रवैया है, कोर्ट्स का क्या रवैया है, क्या वो महसूस करती है कि वो बिल्कुल इत्मीनान से किसी थाने में जाएंगी और उनको न्याय मिलेगा वहाँ पर? ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि एक सर्वे हमने कराया था, मैं महिला मंत्री भी रही हूँ, और उसमें 80% से ज़्यादा महिलाओं ने कहा कि हम पुलिस में जाते ही नहीं है, ना जाना चाहते हैं, ना वहाँ कुछ उम्मीद करते हैं। तो अगर ये हालत है तो कानून की रक्षा कैसे होगी? जो हम उनको अधिकार देते हैं उनकी रक्षा कैसे होगी? क्या वो ज़मीनी स्तर पे हम उनको कुछ दिला सकते हैं?
बहरहाल ये ज़रूर है कि वो अपने तौर पर बहुत प्रगति भी हुई है, और आप देखिए कि अब आर्मी में भी ऊंची ऊंची पोस्ट पे और पायलट्स बन गई हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने मकाम हासिल करे हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग और विरोधाभास एक है जिसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो जहाँ इतनी तरक्की हुई है, वहाँ जो मेरा निष्कर्ष है, वहाँ सोच में तरक्की बहुत से स्थानों पर नहीं हुई। सोच में नहीं हुई जहाँ तक औरतों के साथ उनके साथ बुरा व्यवहार इस तरह से किया जाता है कि रेप हो जाता है, घरों में रेप होता है। घरों में होने की संख्या बाहर की जगहों पे रेप से कहीं ज़्यादा है। तो कहाँ हम इतना उसको, लड़की को कुछ बना भी देते हैं पर वो अपने बाप, चाचा, ताया, रिश्तेदारों के पास भी सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल ये उठता है कि आखिर तहफ्फुज़ की भीख ख़वातीन, औरतें, लड़कियां कब तक मांगती रहेंगी? आखिर अपने तहफ्फुज़ की, प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की भीख कब तक मांगती रहेंगी? जब घर से निकलती हैं तो महफूज नहीं रहती। अभी हालिया वाक़या हमने हैदराबाद में देखा, जो इनकाउंटर कर दिया गया था, तो वो भी आतिशी साहिबा एक कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के लिए वो काला दिन था, क्योंकि जो अवाम है, जो जनता है, उनका जो भरोसा है, यकीन जो है, कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ जा रहा है जुडिशरी पर। क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर पुलिस के पास गए उनके पेरेंट्स और उन्होंने इधर उधर थाने के चक्कर कटवाए। पुलिस पे भरोसा नहीं है, ना सिर्फ महिलाओं को, पर कोई भी आज अगर परेशान हो तो कई बार पुलिस को देख के कई बार और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई पुलिस बात तो सुनने नहीं वाली है। और बहुत जगह पुलिस से उगाही की भी बातें सामने आती हैं जब आप किसी भी वारदात में, किसी भी समस्या में फंसते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, जो आपने कहा कि क्या महिलाओं को भीख मांगनी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश में, इस दुनिया में कोई भी बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आया है। महिलाओं, अगर आप भारत का इतिहास देखिए तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने आजादी हमें एक थाली पे रख के दे दी थी। 150 साल का संघर्ष हुआ जिसके बाद भारत जैसे देश को आजादी मिली थी। तो महिलाओं को भी अगर अपने पूरे अधिकार चाहिए तो मुझे लगता है कि हमें संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के बाद ही आज तक इस देश या इस दुनिया में। आप संघर्ष की बात कर रही हैं आतिशी साहिबा, मैं ध्यान आपका उस तरफ भी ले जाना चाहूंगी, जो तकरीबन 3 महीनों से प्रोटेस्ट जारी है, संघर्ष जारी है, अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं शाहीन बाग की खवातीन। और शाहीन बाग अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी बन रहा है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। अगर बात आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई जवाब या फिर उनका साथ में साथ रहने का इस तरह का कोई इजहार ख्याल सामने नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आप सुन रही होंगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में किसी को भी अगर वो उनको लगता है कि वो सरकार के किसी फैसले से नाराज हैं तो उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। और वही वो महिलाएं जो शाहीन बाग में बैठी हैं वो कर रही हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि जो सड़क रोकने वाला काम है वो शायद उचित नहीं है। किसी भी संघर्ष में, किसी भी प्रोटेस्ट में औरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका बिल्कुल पूरा अधिकार है अपनी बात को रखने का और देश के संसद तक अपनी बात को पहुंचाने का। क्योंकि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी एक आम नागरिक को अधिकार है कि वो अगर सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है तो अपनी बात रखे आगे, और वही शायद वो महिलाएं कर भी रही हैं। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। आप कुछ कहना चाह रही किरण वालिया साहिबा? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं तो शाहीन बाग के बाहर से ही आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। शायद ही कोई दिन है जिसको यहाँ नहीं आता। मैं यहाँ पर प्रेरणा लेने आती हूँ, इनसे कुछ पाने आती हूँ। और आज महिला दिवस पर मैं इनको बहुत बड़ा सलाम करने आई हूँ, जो इन्होंने पूरा दूसरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एक स्वतंत्रता का पूरा जो संग्राम अपने कंधों पे उठाया, हमें याद दिलाया कि हमारा संविधान क्या कहता है और उसको किस तरह से तोड़ा गया। हमें याद दिलाया कि समानता का अधिकार क्या होता है, उसको जब तोड़ा गया। और बहुत शब्द, बहुत सबको मालूम है, ये भी पढ़ी लिखी हैं तो इस आतिशी जी, तो ये तो सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का घोर उल्लंघन हुआ खुलेआम। और उस तरह से हम लोगों को जिस तरह से खड़ा होना चाहिए, राजनीतिक दल और शासन की जिम्मेवारी आम नागरिक से ज़्यादा होती है, पर यह पूरे देश के आम नागरिकों ने आकर साथ दिया।
मगर सरकारों ने साथ नहीं दिया। केंद्र में भाजपा ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, उनके तो खिलाफ ही हो रहा है सब कुछ। पर यही अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी जो पूरे अभियान से चली थी, कभी निर्भया को लेकर, कभी हमारी आज़ादी को लेकर, अधिकारों को लेकर, आज सब कुछ भूल गई। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ के जो रास्ते बंद हैं, मैं कहना चाहूँगी, और सीए के खिलाफ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, सीए के खिलाफ, सीए के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई केजरीवाल साहब ने। ये तटस्थता की नीति तो क्या, हाथ मिला लिया क्या? और जब इस समय विधानसभा में ये बात उठाई भी गई तो उन्होंने बात इधर उधर कर दी और कहा कि जो किस्सा हुआ है वो शायद बाहर के लोगों ने करा। इसका मतलब वो कपिल मिश्रा जी को खुली छूट दे रहे थे, उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। तो इसके पीछे ये नहीं है कि दुनिया मतलब नहीं समझती। बिल्कुल, इसका जवाब मैं आतिशी साहिबा से लेना चाहूंगी। आतिशी साहिबा, इस सीए की मुखालिफत में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड रहा है, लोग हैरान है कि ये स्टैंड तो हमने सोचा भी नहीं था। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ऐसा स्टैंड ले रही है और कुछ बोल भी नहीं रही, उनका साथ भी नहीं दे रही है, जो कुछ महीनों पहले आप सरकार में आए। जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर आवाम का। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अपना स्टैंड स्पष्ट किया है, सीए को भी लेके और एनआरसी को भी लेके। कहां पर स्पष्ट किया? संसद में स्पष्ट किया, जहां पे 3 राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जहां पे 1 लोकसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। इन चारों सांसदों ने जब दोनों सदनों में ये बिल पेश हुआ तो इस बिल का विरोध किया है। तो जी, विरोध किया है, संसद में किया है, लेकिन सड़क पर अगर आवाम के साथ खड़े हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या आपको आतिशी साहिबा ये नहीं लगता? दूसरी बात जो किरण वालिया जी ने उठाई कि क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं बोला, बिल्कुल बोला। हमने हर उस ऐसे शख्स के खिलाफ बोला है जिसने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की है। हमने हर उस शख्स के खिलाफ बोला है जिसने किसी भी प्रकार की हिंसा की शुरुआत करने की कोशिश की है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और हमने तो शुरू से ये स्टैंड लिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन नफरत की बात करता है उसे अंदर करिए। चाहे कोई भी शख्स अगर हिंसा करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि इस देश में नफरत की राजनीति की जगह नहीं है। इस देश में हिंसा की और हिंसा भड़काने की जगह नहीं है जी। तो ये तो मेरा सवाल आतिशी साहिबा, ठीक, मेरा सवाल आपसे ये था कि ठीक है, केंद्र सरकार खवातीन से मिलने नहीं पहुंचे, क्या आम आदमी पार्टी नहीं जा सकती? कहना उचित नहीं है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी या फिर आप नुमाइंदा बनकर नहीं जा सकती खवातीन से मिलने? देखिए, आपको भी देखिए, आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार के नुमाइंदे? बिल्कुल नहीं, लेकिन दिल्ली आपकी भी है ना मैम, दिल्ली तो आपकी भी है। चाहे सीए, चाहे जो बिल्कुल, लेकिन देखिए, जो मुद्दा संसद में तय होना है, खैर ठीक है, जो मुद्दा विधानसभा में तय होना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर सीएए का विरोध होना है, सीएए का रिकॉल होना है, सीएए का बदलाव होना है, तो वो देश के संसद में होना है, ये आपको भी पता है। ठीक है, संसद में होना है, लेकिन संसद के बाहर भी ये आवाम को कहा जा सकता है ना कि हम जाएंगे, हमारा वक्त जाएगा, नुमाइंदों का वक्त जाएगा, हम बातचीत कर सकते हैं, ये भी यकीनदानी कराई जा सकती है ना, लोगों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। आतिशी साहिबा, ये भी बात काफी अहम हो जाती है। किरण वालिया साहब, आपके पास आना चाहूंगी। खवातीन के खिलाफ दर्ज जो मामले हैं, एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है 2018 का, वो ये कहता है कि जो खवातीन के खिलाफ मामले जो दर्ज हुए हैं वो बढ़े हैं 2017 के मुकाबले। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 3,78,277 हो गए, जबकि अगर 2017 की हम बात करें तो 3,59,849 थे, यानी 19,000 की बढ़ोतरी हुई है। सरकारें संजीदा आखिर क्यों नहीं होती? मेरा सवाल यही कि सिक्योरिटी पर आकर तमाम चीजें रुक जाती हैं कि आखिर खवातीन को सिक्योरिटी कब तक मुहैया नहीं कराई जा सकती और कब तक ऐसे ये मामले आंकड़े जो हैं बढ़ते रहेंगे? आपने जो बात कही है, आप मुझे आधा सेकंड जरूर दीजिए। ये बात जो आतिशी जी ने कही, ये बिल्कुल स्वीकृत नहीं है, क्योंकि जो भी मामला हुआ है इस समय, उससे बड़ा मामला हिंदुस्तान की तारीख में
स्वतंत्रता मिलने के टाइम, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से लेकर हमको एक बार लगा कि हमने भी इसको जी के देखा, हम लोग के माँ बाप किस किस दौर से गुजरे होंगे, और उस पे उनकी चुप्पी सिर्फ एक रणनीति थी कि केंद्र में, क्योंकि उनका यहाँ पे चुनाव नहीं थे, दिल्ली के चुनाव में इनकी वही रणनीति थी जो मोदी जी की थी। उन्होंने तो भड़काया क्योंकि आर्थिक अव्यवस्था के लिए कहीं और भुला देना था, इन्होंने सिर्फ उनके साथ हाथ मिलाया है। और इन्होंने हाथ मिलाया क्योंकि दिल्ली में इनकी वही रणनीति थी कि हमको सब तरह के वोट मिल जाए, वोटों की राजनीति को लेकर खून बहा, और इन्होंने कुछ नहीं करा। तो ऐसी परिस्थिति पर जाके लाके खड़ा करा दिल्ली को कि घर जला दिए गए, मौतें हुई, मस्जिदें जली, क्या नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत सारी दिल्ली को समझ आया, और लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि हमने बड़ी गलती करी इनको जिताकर। बहरहाल जो आपने दूसरी बात करी, जो दूसरी बात की, उसमें मैं आपको बता दूं कि ये सच है, और उसका कारण बहुत सारे हैं। उसके कारण जो अभी हमने पहले भी करे थे कि किसी भी लड़की को कोई इंसाफ नहीं मिलता, और ये इंसाफ ना मिलने के बहुत सी बातें हैं। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जो छोटी बच्चियों तक बात आ गई, 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल की बच्चियाँ, और ये जो चाइल्ड रेप है, ये जो चाइल्ड का फ्लैश ट्रेडिंग है उसकी, वो भी इतनी बड़ी है, उसमें रेलवे पुलिस इन्वॉल्व है, उसमें तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 2 साल इन्होंने चाइल्ड कमीशन की नियुक्ति ही नहीं करी। मामला हाई कोर्ट में गया, तब इन्होंने इनको 50,000 रुपए ऑन रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। तो कहनी और करनी में बहुत फर्क है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, और उस समय से शुरू हुई जो गणना इतनी ज़्यादा बच्चों के शोषण की, वो और भी दुखदाई है। तो छोटी बच्चियां से लेकर स्कूल जाती बच्चियां से लेकर औरतें, बिल्कुल। आतिशी साहिबा, हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर वो सरकार जो अपने राज्य को और पूरे हिंदुस्तान को चलाती हो, खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर संजीदा क्यों नहीं होती है? आखिर हाथ में क्यों कुछ नहीं होता है? क्यों नहीं इस पूरे मुताल्लिका मामले को टाइट किया जा सकता है, उनका स्क्रू टाइट किया जा सकता है? आखिर क्यों इस पर सरकारें संजीदा नहीं होती? यही सवाल ये उठता है। और कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए, आज के दिन खासकर, या फिर रोजाना हम खबरें ऐसी पढ़ते हैं, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकलता। आखिर सिक्योरिटी को लेकर संजीदगी क्यों नहीं दिखाई देती सरकारों में, चाहे कोई भी सरकार हो? देखिए, दिल्ली में अगर आप देखिए, दिल्ली में एक बड़ी यूनिक समस्या है। दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है। अब आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो हमारे विरोधी हैं, हम उन पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो भाजपा की सरकार हो या किसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में होम मिनिस्टर जिसको पूरे देश को संभालना है, पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को देखना है, जैसे कश्मीर को भी संभालना है, नॉर्थ ईस्ट को भी संभालना है, छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सलवाद को भी संभालना है, वो आखिरकार दिल्ली में गोविंदपुरी की गलियों में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, वो कहां तक देख पाएंगे? आप ही बताइए। तो जब तक, और आम आदमी पार्टी इसीलिए कई सालों से दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही है, क्योंकि जब तक दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी यहाँ की राज्य सरकार के हाथ में नहीं आती है, तब तक दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं, दिल्ली के लोग सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। होम मिनिस्टर जिसे पूरा देश देखना है, वो गली मोहल्ले के बारे में कैसे सोच सकता है? और आज जो दिल्ली के हालात हैं वो इसी वजह से हैं। जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक राज्य की सरकार को पुलिस व्यवस्था नहीं मिलेगी, तब तक दिल्ली में तो कम से कम महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। जी, किरण वालिया साहब, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जब तक मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता दिल्ली को, तब तक दिल्ली की सिक्योरिटी जो है बेहतर नहीं हो सकती? नहीं, ऐसे तो इंतजार करते रहिए आप, और संविधान को जब तक बदल नहीं देंगे। इन्होंने, इनके जो एमपीज है, उन्होंने कितनी बार मामला उठाया पार्लियामेंट में संविधान को बदलने का। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो दिल्ली सरकार में ये सारा मामला जो हुआ था, उसके बाद शीला दीक्षित जी ने 181 शुरू की, जो कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से चलता था। उसकी वो पूरे हर 14 दिन पर दिल्ली कमिश्नर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से उनकी मीटिंग लेते थे, जवाबदेही होती थी। उसको 181 को शिफ्ट करके इन्होंने हटाकर महिला आयोग में डाल दिया, या मतलब कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से सीधा महिला आयोग। और मैं रिकॉर्ड पे कह रही हूँ कि महिला आयोग का एक प्राइवेट एजेंसी 181 को देखती है। मैं ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास भी लेके गई थी। प्राइवेट एजेंसी तो सारा लेन देन कर देगी, उनका तो व्यापार होता है, वो शिकायतों को इधर उधर कर देगी। और कौन सी लड़की की हिम्मत होगी
कि वो उस तरह के कंप्लेंट्स खुल के कर सके प्राइवेट एजेंसी को। ये सरकार के तहत होना चाहिए था। आवाज उठाओ प्रोग्राम को खत्म कर दिया, इतना सक्सेसफुल हो रहा था। प्रोग्राम्स खत्म करने में बहुत निपुण है कि जब संविधान बदला जाएगा तब करेंगे, ऐसे नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा इंतजार नहीं कर सकती है, ये आप भी जानती हैं। ठीक है, ये बात सिक्योरिटी की हो गई, लेकिन खवातीन के हुकूक की हिस्सेदारी की, भागीदारी की अगर बात करें या अधिकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारें, आतिशी साहिबा, हमने देखा है कि सरकारें बढ़ चढ़ कर दावे करती हैं कि वो खवातीन के हुकूक की बातें कर रही हैं और इसलिए ये तमाम चीजें होना चाहिए। लेकिन अगर बात वुमेन रिजर्वेशन की कर लें तो वहां पर दूसरा दोहरा मेयार दिखता है सरकारों का। आखिर जब इतनी संजीदा है सरकार खवातीन की अधिकारों को लेकर, हुकूक को लेकर और हिस्सेदारी को लेकर, तो फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं लाया जाता? बिल्कुल सही बात है और इसका जवाब कांग्रेस और भाजपा दोनों को देना पड़ेगा। पिछले 20 साल से विमेन्स रिजर्वेशन बिल, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। किरण वालिया जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार ने उसे क्यों नहीं पास किया। भाजपा के यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है, वरना आज बिल्कुल उनसे मैं पूछती। भाजपा की सरकार हो गई है, ऐसी सरकार जो कहती है कि हम कड़े निर्णय लेते हैं। तो आज इन सब सरकारों को ये कहना पड़ेगा कि क्यों हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं पास करते। टीवी पे आके कहना तो बहुत आसान है कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार तो दो टर्म्स में रह चुकी है। यूपीए 1 में भी कांग्रेस की सरकार, यूपीए 2 में भी कांग्रेस की सरकार। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल क्यों नहीं पास हुआ? बिल्कुल, किरण वालिया साहब, हो सकता है आप ये जवाब दें कि 1993 में पंचायत में विमेन रिजर्वेशन को लागू किया था कांग्रेस ने और साथ ही साथ राज्यसभा से भी पारित करा लिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारों ने यहां भी संजीदगी नहीं दिखाई। Exactly. बिल्कुल आप ये कह रही हैं, मेरे को भी इस बात की शिकायत है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम हिंदुस्तान की पंचायतों में जो रिजर्वेशन हुआ, 1/3 रिजर्वेशन, वो राजीव गांधी जी के टाइम पंचायतों को जो इतना मजबूत किया गया, जो पंचायतों की जो महिलाएं थी वो आज इतने कुछ मुद्दे उठा रही हैं, तरक्की के मुद्दे उठा रही हैं जो कई बार कई पुरुष नहीं उठाया करते। क्या आपको नहीं लगता किरण वालिया जी कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो कांग्रेस अपने दौरे इख्तिदार में कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे इग्नोर किया? नहीं, कांग्रेस ने उसे इग्नोर किया, इसलिए दूसरी पार्टियों को मौका मिल रहा है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सहमत हूँ। अगर तब कांग्रेस ने किया होता तो ये मसला अभी बरकरार नहीं रहता। नहीं करी कि कब हम लोग केंद्र में कर पाएंगे, मगर दिल्ली के कॉरपोरेशन में 50% रिजर्वेशन विमेन की हुई है जनाब हमारे टाइम पर। तो इसलिए हमारी तत्परता पूरी है। अगर हम केंद्र में नहीं कर पाए तो उसके लिए हम रुके नहीं, हमने गांवों में करा, हमने शहरों में करा। और जिस तरह से सोनिया जी प्रतिबद्ध हैं वो 10 बार कह चुकी हैं। और ये भी सच है कि जब अलग अलग बहुत सी पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ पर होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है। और इस जो पुरुष वर्ग है वो जो अपना सोचता है कि ज़मीन खिसक रही है नीचे से, तो उसको ही हमें ठोक के जवाब देना होगा और ये हमें कराना ही पड़ेगा। मैं ये इस बात से प्रतिबद्ध हूँ और हमारी पार्टी भी। ठीक है, आतिशी साहिबा, आप क्योंकि एजुकेशन के शोबे में बहुत काम कर चुकी हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती हैं, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में बहुत काम अभी एजुकेशन के शोबे में खवातीन के लिए बाकी है, और हैं तो कौन कौन से? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है सरकारी स्कूलों का सुधार। अगर आज आप देखिए कि किसी भी परिवार के पास अगर थोड़े पैसे होते हैं तो वो सोचते हैं कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेज दें, बेटी को सरकारी स्कूल में भेज दें। मैं खुद देखती थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर आप लड़कियों से जाके पूछिए तो 10 में से 8 लड़कियां आपको ये बताएंगी कि उनके भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज बेटियों की पढ़ाई को, बेटियों की लिखाई को, बेटियों की तालीम को दूसरे दर्जे पे रखा जाता है। इसलिए सरकारों के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर लड़कियों को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है तो वहां पे जो शिक्षा मिल रही है, वहां पे जो तालीम मिल रही है, वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होनी चाहिए कि हमारी बेटियों को इस देश की, इस दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके कि वो वहां से आगे बढ़ सके, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो आगे जाने वाली नौकरियों में हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो सरकारी स्कूलों का सुधार
आज हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है। बिल्कुल। किरण वालिया साहब, अब ये दौर आ चुका है कि लड़कियां भी कहने लगी हैं, खवातीन अब ये कहने लगी हैं कि हमें मर्दों से कंपेयर ना किया जाए, बल्कि हमें अपने रास्ते खुद चुनने, हमारी एक अलग राह होनी चाहिए। अब वो दौर गया कि ये कहना कि लड़कियां भी लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा शाना बशाना चल रही हैं। जी, अब मैं सहमत हूँ इस बात से कि उनको आप किसी से पर कंपैरिजन एक नेचुरल है। जब घर में बेटी को बिठाया जाएगा या बेटी को एक छोटे दर्जे के स्कूल में डाल दिया जाएगा, लड़के के लिए ज़्यादा फीस का इंतज़ाम किया जाएगा, तो ये स्वाभाविक है। और कई बार उसको डांट पीट के बता भी दिया जाएगा कि तुम्हें घर का काम करना है। वो छठी क्लास में छोड़ देती है, 8वीं में छोड़ देती है। आप ये कहेंगे कि कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है, पर ये सच है कि आज तकरीबन 4 लाख बच्चे स्कूलों से वंचित हैं दिल्ली में जी। क्योंकि स्कूल नए खुले हैं और नए खुलने के बजाय अब प्ले ग्राउंड्स में क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, अब खेलों से वंचित हो जाएंगे। और दूसरा कि तकरीबन लाख से ऊपर बच्चा स्कूलों से निकल दिया गया। जब 9वीं क्लास में वो लोग फेल होते हैं तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। मामला हाई कोर्ट में है, मैं रिकॉर्ड पे कह रही हूँ कि इन बच्चों को वापस लाया जाए। इसको लड़ भी अशोक अग्रवाल जी रहे हैं, एडवोकेट। तो ये जो तमाम बातें हैं उससे भी हानि पहुंची है। और हम लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि शीला दीक्षित जी इश्तिहार में विश्वास नहीं करती थी और वो बजट का बहुत बड़ा अंश इश्तिहारों में नहीं देते थे और हम लोग काम करने में विश्वास करते थे। तो पहले इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे सुधारना होगा। वो जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको कहा गया आप ओपन से दे दो। वो ओपन से भी सिर्फ 60 बच्चे पास हुए, जो लाख निकाले गए, 1.5 लाख निकाले गए। तो ये रिकॉर्ड पे है मामले, ये मामला हाई कोर्ट में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले जो हमारे हाथ में है उसको हम सुधारें और दूसरी बात इश्तिहार के बजाय ज़मीनी तौर पर देखें कि ये बच्चा जो स्कूल जाने से वंचित हो रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट होकर ये नशा करेगा, ये स्कूल सोसाइटी के लिए न्यूसेंस बनेगा। तो ये बड़ी आतिशी साहिबा, लंबी ठीक है आतिशी साहिबा, आखिर आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी कब मिलेगी? इसी सवाल के साथ और आपके जवाब के साथ किरण वालिया साहिबा से भी एक कमेंट चाहूंगी, लास्ट कमेंट, फिर इख्तिताम करूंगी अपने प्रोग्राम का। मैं किरण जी के जवाब से बहुत अचंभित हूँ कि उनकी सरकार, जिसने सरकारी स्कूलों को टूटे फूटे हाल में, जहाँ कमरे नहीं, शीशे नहीं, लाइटें नहीं, इतनी गंदगी में छोड़ा, पर कोई बात नहीं, कम से कम वहाँ से तो हम बहुत आगे बढ़े हैं। और मैं किरण वालिया जी खुद एक एजुकेशनिस्ट रही हूँ, उनको आपके शो के माध्यम से न्योता भी देना चाहूँगी कि आप ज़रूर आके दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिएगा। आपको खुशी होगी कि आज दिल्ली में हमारे बच्चों को, जो गरीब से गरीब परिवार से आते हैं और खास करके लड़कियों को, कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपको भी अच्छा लगे। बिल्कुल। एजुकेशन सेक्टर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो काम किया गया है वो सराहनीय है। इस को लेकर सभी सताइश करते हैं और आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वक्त की कमी है। आदाब।